हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मैटर्स पर। आज हम सिविक्स के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जो आपके सीटेट के सिलेबस के अंदर टॉपिक दिया गया है सरकार। तो उसे आज हम पढ़ेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी की क्लास 6 की सिविक्स की बुक का 3rd चैप्टर है। तो चलिए भाई अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब सरकार के बारे में हमने बहुत सुनते हैं। अभी सरकार क्या, सरकार ने ये काम किया, सरकार ने वो काम किया। जैसे अब यहाँ आपको दिखाया भी गया है कि सरकार ने कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की। प्याज की दर में उछाल आने से सरकार ने प्याज के दाम तय किए। बाढ़ पीड़ितों की मदद की सरकार ने। कोयला बिजली विभागों का पुनर्गठन के पक्ष में सरकार है। या सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। तो जब हम डेली सुनते हैं या सुनते रहते हैं कि सरकार की ये एक्टिविटी है, सरकार कर रही है, तो आज हम उसी को समझेंगे कि सरकार क्या है, कैसे काम करती है, किस तरह से सरकार हर जगह पहुंचकर हर जगह मतलब कि पहुंचती है, ठीक है ना, कैसे मदद करती है लोगों की, या सरकार क्यों बनाई गई है, किसने सरकार को बनाया है, ये सब चीज़ें, सरकार किस किस तरह की सरकार हो सकती है। तो आज हम इस चीज़ को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। हर एक देश में विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। भाई अलग अलग तरह के डिसीजंस सरकार में जो डे बाय डे डेली के जो डिसीजंस होते हैं उनको लेने के लिए, और उन जो सरकार जो काम चल रहा है हमारे देश के अंदर उसको कंटिन्यू सही ढंग से, यानी कि एक तरह से बैलेंस बनाए रखने के लिए। आप सोचिए, अब हम अपने घर में डेली जॉब पर जाते हैं लोग, आपके पेरेंट्स हैं या आप हैं या कोई भी है, जॉब पर जाते हैं, वहाँ से आपको इनकम मिलती है। ये एक तरह का पैटर्न है, ये नियम बनाए गए हैं। मार्केट जाते हो, सामान खरीदते हो, आप पैसे देते हो, सामान लेते हो, फिर आप घर में आके सुकून से सो जाते हो या घर में आके सुकून से रहते हो। ये सब जो एक बैलेंस बना हुआ है ना, ये कैसे बना हुआ है? ये सरकार के द्वारा ही बनाया गया है। सरकार ने ऐसे नियम जैसे कानून बना रखे हैं कि कोई एक लिमिटेशंस बनी हुई है इंसानों की, कि उसके अंदर रहकर ही वो काम करते हैं, ठीक है ना, नियमों को फॉलो करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपके, मान के चलिए अब आपके घर में आप अकेले भी रहते हो या 2-4 बंदे रहते हैं, कुछ भी है, वरना ऐसा हो कि 5-10-8 बंदे आए लठ लेके, या भाई कुछ भी, जैसे कि किसी भी तरह के हथियार लेकर घुस के आपके घर से जो कीमती सामान है, जो ज्वेलरी है, पैसे चुरा ले जाए, निकाले, चुराना क्या है, छीन ले जाए। ऐसा ही वो दूसरे घरों में भी करे, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाए। भाई जो ताकतवर हो, 8-10 अच्छे मतलब कि लोग मिलकर एक झुंड बना ले और फिर वो सबसे लूटपाट करते रहे। या फिर आप मार्केट जाते हो, आपको छोटी सी जो रोजमर्रा की चीज़ उसके लिए आपको 10 गुना कीमत देनी पड़े। आप पूरा दिन की अर्निंग इतनी है कि आपको सिर्फ रोटी के लिए, आटा खरीदने के लिए आपको पूरे पैसे देने पड़ जाएं। तो इस तरह से किसी का भी नुकसान ना हो, कि सब में बैलेंस बना रहे। जो आज हम सुखी जीवन जी रहे हैं ना, और फिर बैठे बैठे सरकार को कोसते भी रहते हैं, तो वो जो सुखी जीवन जी रहे हैं वो इस सरकार की ही देन है। सरकार की देन का मतलब ये है कि बैलेंस बना हुआ, बनाया तो हमने ही है सरकार को, पर ये रूल्स है, ये जो नियम इनको फॉलो कर रहे हैं ना, तो इसके पीछे पावर काम करती है, इनको बनाने की और इनको लागू करवाने के पीछे पावर काम करती है, ठीक है ना। अगर किसी तरह का डर ना हो ना लोगों में, तो कोई किसी के बारे में नहीं सोचेगा, सब अपने बारे में ही सोचेंगे, अपना ही भरने की लगी रहेगी, लूट पाट मच जाएगी। तो हमारी जो सरकार है वो देश सुचारू रूप से कैसे चले, नागरिकों के जो बीच में काम चल रहा है, नागरिक जो सुख शांति से देश के अंदर रह रहे हैं वो कैसे रहें, ये सब काम कौन करती है? आपकी सरकार करती है। तो हर देश में विभिन्न निर्णय को लेने के लिए, भाई इतना बड़ा देश है, फैमिली में भी आप एक बात सोच के चलिए, आपके फैमिली में भी अगर 8-10-5 मेंबर हैं तो उनमें भी एक हेड होता है जो आपके डिसीजंस को लेता है। तकरीबन आपको उनसे डिसीजंस लेना या परमिशन लेनी पड़ती है। आप उनको अपने बारे में बताते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में, फिर वो आपकी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको सोल्व करते हैं, चाहे आपके फादर हों, चाहे आपके मदर हो, चाहे कोई हो, एक हेड जरूर होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से इतना बड़ा देश है, देश की सभी समस्याओं का कैसे सुलझाया जाए, सभी देश के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनकी सरकारें अच्छे से काम करें, हैं, सभी लोगों को, सभी नागरिकों को जो नए नए कानून बन रहे, नियम बन रहे हैं, या जो नई नई स्कीम्स लागू होती है उनका फ़ायदा मिले, ये सब चीज़ें कौन सोचता है? ये सब चीज़ें सरकार सोचती है, ठीक है ना। और सरकार को बनाता कौन है? भाई सरकार, चलो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे कौन बनाता है, क्योंकि सरकार के कई टाइप्स होते हैं सरकार के। तो चलिए भाई शुरू करते हैं कि हर देश में विभिन्न निर्णय लेने के लिए और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें, सीधी सी बात है सड़कें। अब आप तो सड़कें, एक सिंगल आदमी कोई भी ये नहीं कहेगा ला मैं सड़क बना दूँ, क्योंकि इतनी, अब देश के अंदर इतने हाईवेज बने हुए, सड़कों का जाल बिछा हुआ, रेलवेज बने हुए हैं, एयरवेज हैं, है ना। तो ये सब सुविधाएं जो मिली हुई हैं, बस आपको तो टिकट के थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं, चाहे वो लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो। जो सड़कें बनाने के बाद सरकार को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो,
इतना खर्चा लगा रही, वो आपके टिकट के पैसे के लिए थोड़ी लगा रही, वो देश में जो लोग हैं ना उनकी सुविधाओं के लिए, देश के विकास के लिए सरकार ये पैसा लगा रही है। सरकार अपनी तरफ से पैसा नहीं लगाती, पैसा देश का ही होता है, नागरिकों का ही होता है, पर उसको भी सही ढंग से यूटिलाइज करना, तो ये सब कौन करती है? सरकार करती है। कि सड़कें बनाना, लोगों को एजुकेशन, भाई एजुकेटेड हों लोग, इसके लिए स्कूल बना रही है, ठीक है ना। जहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाए तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कि जो रोज़मर्रा की चीज़ है, चाहे सब्जी है, चाहे आपका अनाज है, चाहे कुछ भी फूड आइटम है, जो रोज़मर्रा के दैनिक जीवन की जो यूज़ की चीज़ें हैं, उनको एक बैलेंस में सभी लोगों तक पहुँचाना। बिजली है आपकी, है ना, आपको ट्रांसपोर्टेशन मिले, आपको सारी सुविधाएं मिले, भाई आपको एक शहर से या एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए आपको बसें मिले, रेलवे, ये सारी चीज़ें आपको मिले। तो ये सब चीज़ें कौन सोचता है? सरकार। इन सब के बारे में डिसीजन कौन लेगी? सरकार। चलिए भाई, सरकार सामाजिक मुद्दों पर भी, और फिर आपसी लड़ाई झगड़े समाज में, ऐसा तो नहीं है ना जो समाज के अंदर हमारे अड़ोस पड़ोस में है या और भी किसी तरह की, अब ये तो बातें हमने की थी वो तो पैसे से रिलेटेड थी। अभी जैसे आप समाज में रह रहे हो, अपने पड़ोसी के साथ कोई झगड़ा हो जाना, या किसी और के साथ किसी तरह का कोई झगड़ा हो जाना, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स जो होती है ना, सामाजिक मुद्दे जो होते हैं, उन सबको, ये गरीबों की मदद करना, ठीक है ना, जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्कीम्स निकालना, भाई उनके लिए सस्ते कीमत पर आवास उपलब्ध कराना, जैसे कि अभी सरकार ने राशन कार्ड वगैरह पे जैसे उनको फ्री में अनाज वगैरह मिल रहा है ना, ये सब चीज़ें। तो ये कौन प्रोवाइड कराता है? गरीबों के बच्चों की शिक्षा फ्री, उनको स्कॉलरशिप देना, इस तरह की सारी सुविधाएं सरकार देती है। चलिए भाई, करने के कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा यह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक, रेल सेवाएं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको भी बताया था, सरकारी सारे कामों को संभालती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। अब सबसे बड़ी समस्या यही आ जाती है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा, एक इंडिविजुअल पर्सन कभी भी देश की सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकता। सरकार ही है जो सोल्जर्स को, भाई सिपाहियों का कैसे चुनाव हो, ठीक है ना, उनको किस तरह ट्रेनिंग दी जाए, उनको कितना, उनको सैलरी भी दी जाए, कुछ और सुविधाएं भी दी जाए, ठीक है ना। फिर बॉर्डर पर कैसे कंट्रोल बनेगा, उनके लिए हथियार मंगवाना, और विदेशों में जो दूसरे देश के लोगों के साथ संबंध स्थापित करना, ये सब चीज़ें कौन करता है? ये सब चीज़ें जिन्हें हम चुनते हैं, हमारे प्रतिनिधि जो जाते हैं, या और दूसरी तरह की सरकारें होती है, जैसे कि राजतंत्र है या डिक्टेटरशिप होती है जिसमें, तो वो जो हेड होता है ना सरकार का, वो ये सब काम करता है। तो सरकार ही है जो देश की सीमाओं की, अब आप और मैं तो नहीं चले जाएंगे ना बॉर्डर पर हथियार लेके कि हाँ भाई हम सुरक्षा करेंगे, ऐसा नहीं है ना। एक वहाँ का कुछ फिक्स पैटर्न है, सिपाहियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो बॉर्डर पर रहते हैं, उनकी ड्यूटियाँ फिक्स होती है, इतने टाइम तक वो बंदा, दूसरा बंदा जाएगा फिर, ठीक है ना। ये इस तरह से एक पैटर्न बना रखा है, उनको कंटिन्यूसली चला रही है सरकार, उनको सैलरी दे रही है और भी काफ़ी सुविधाएं दे रही है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कौन करती है? सरकार करती है। उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करना कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। अब आपका कोरोना थोड़ा टाइम पहले गया है, आप लोगों को सब पता होगा कि कोरोना के अंदर उसके टेस्ट करवाना कितना महंगा था, कोरोना के टेस्ट, फिर उनकी वैक्सीनेशंस कितनी महंगी थी, है ना। लॉकडाउन लगाया था सरकार ने, लोगों तक खाना जहाँ नहीं पहुँच रहा था तो गरीब लोगों तक उन्होंने अनाज वगैरह सब फ्री, और महिलाओं को शायद हर महिला को 500-500 रुपये भी शायद उनके अकाउंट्स में भेजे थे सरकार ने। तो ये इस तरह की जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, सुविधाएं जो देती है, वो सरकार ही देती है। सरकार सोचती है कि गरीब है उस तक भी खाना पहुँचे भाई, ठीक है ना। तो देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य, अगर किसी तरह की कोई बीमारी फैल जाती है तो उसका रोक कैसे की जाए, उसकी रोकथाम, उसके इलाज, टीकाकरण करवाना, ये सब चीज़ें कौन करती है? आपकी सरकार करती है। जब भी कोई प्राकृतिक विपदा आ जाती है, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ जाती है, तो उसमें क्या करती है सरकार? ही तो पीड़ित लोगों की मदद करती है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है। भाई जहाँ कोई भूकंप आ गया है, मलबा गिर गया, बिल्डिंगें गिर गई, उसके अंदर अगर कोई फंस गया है तो उनको बाहर निकालना, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई तो लोगों को वहाँ से बाहर निकालना, हेलीकॉप्टर्स भेजती है, सिपाहियों को भेजती है। तो इन सब पर खर्चा होता लगता है भाई, ये जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है इन पर खर्चा लगता है, वो कौन लगाती है? सरकार लगाती है। किस लिए लगाती है? अपने देश के नागरिकों के लिए लगाती है। बाढ़ पीड़ित हैं, चाहे भूकंप से भाई मलबे में दब गए, उनके घर नष्ट हो गए हैं, तो उन तक खाना पहुंचाना, उनको जो जो कैंप होते हैं जिनमें सारी सुविधाएं दी जाती हैं, उनको उन कैंप तक ले जाना, है ना। इस तरह सब चीज़ें कौन करती है? सरकार करती है। अगर कहीं कोई विवाद हो, किसी तरह का कोई झगड़ा चल रहा है, तो उसे अपराध, अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया है, कोई मारपीट, कोई चोरी हो गई है, किसी तरह की लूटपाट कर दी है, तो उसके लिए क्या होता है? लोग न्यायालय जाते हैं, ठीक है ना। और न्यायालय क्या है भाई? आपके कोर्ट जाते हैं, कोर्ट क्या है? वो भी सरकार का एक पार्ट है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोई एक पर्टिकुलर संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है सरकार के अंदर भी, बहुत ज़्यादा संस्थाएं मिलकर एक पूरा देश का ऑर्गेनाइजेशन चलती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार में 5-10 मेंबर्स आ गए, नहीं,
छोटे से छोटे स्टेट के गांव के छोटे से छोटे गांव में, फिर गांव से ऊपर आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाती है, स्टेट आ जाता है, फिर आपकी ये नेशनल लेवल पर सरकार, यानी कि एक सीक्वेंस, एक पैटर्न बना हुआ है सरकार का भी, ठीक है ना। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है ना। अब देखिए, जैसे सरकार हर गांव में पहुंच रही, सरकार नहीं पहुंच रही, सरकार ने हर गांव में बिजली पहुंचा दी, पानी पहुंचा दिया, स्कूल पहुंच गए हैं हर गांव में, या जो स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं, तो सरकार ये सब कैसे कर लेती है ना। आश्चर्य होता है ना सोच के। कहने को हम कह देते सरकार ने कमी कुछ नहीं करती, पर आज हम जो ये बोल रहे हैं ना, बोलने की पावर भी सरकार से आ रही है, क्योंकि हमें सारी सुविधाएं मिली हुई है, हम इतना सोच पाते हैं। एक मिनट, हम कहते हैं इन कामों को करना क्यों जरूरी है। हमें आश्चर्य होगा कि कैसे कर लेती है सरकार, और इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिया जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हों। अब सरकार भी तो बनाई, जैसे सरकार बनती है, सरकार बनती कैसे, हमारे जो संविधान है उसके अंदर सारी बातें लिखित दी गई हैं कि किस तरह से राज्य सरकार बनेगी, कितने मेंबर होंगे, किस तरह से हमारी जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसमें कितने सदस्य होंगे, कैसे कौन कौन से नियम वो बनाएगी, कौन कौन से भाई जो कुछ ऐसे नियम है जिन राज्य सरकार बनाएगी, है ना। कुछ ऐसे नियम हैं या ऐसी बातें हैं जिन पर सिर्फ जो स्टेट की, आपकी जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो ही काम करे, केंद्र सरकार जो है आपकी वो ही उन पर नियम या कानून बना सकती है ना। तो ये सब चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, सबको काम मिला हुआ है, वो अपना काम अच्छे से करते हैं, और उसी मतलब कि उनका अच्छे से काम करना, अपने अपने जो डिपार्टमेंट्स उनको दिए उनको संभालते हैं, तभी तो आपके हर जगह सरकार ने सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर दी। अब हम जैसे भारत एक विकासशील देश है, धीरे धीरे विकास करता जा रहा है, पर हमारा काफ़ी लंबा टाइम नहीं हुआ हमें। अभी पिछले शताब्दी में लगा लीजिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद हमें इतना ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं हमें आज़ाद हुए, और हमने काफ़ी विकास कर लिया है। तो ये क्या है, हमारी सरकार अपना काम अच्छे ढंग से कर रही है, ठीक है ना। काफ़ी मतलब ये भाई काम करने के कई तरीके होते हैं, पर वो अच्छे ढंग से, ना काफ़ी अच्छे ढंग से, ना काफ़ी बुरे ढंग से, पर अच्छे ढंग से काम कर रही है हमारी सरकार, तभी तो आज हम थोड़ा विकास कर सके हैं, हमारे देश का विकास हो चुका है, हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें ये सब काम कौन करता है, सरकार करती है। और सरकार के अंदर बहुत सी छोटी छोटी बहुत सी संस्थाएं हैं, जिसके अंदर आपकी पार्लियामेंट आ जाती है, आपका न्यायालय आ जाता है ना। न्यायालय एक अलग संस्था है, वो पार्लियामेंट पर भी कंट्रोल करता है ना। और इसी तरह से सरकार काम करती है। उदाहरण के लिए चलिए, पहले जो आपके इसमें है ये जो टॉपिक है ना, सरकार या ये पॉलिटी का जो सब टॉपिक है, सब्जेक्ट है, ये काफ़ी वास्ट हो जाता है। अगर एक जगह से शुरू कर सरकार के टाइप से बताने लगे तो पता नहीं कितना लंबा वीडियो हो जाएगा, पर आज हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे चैप्टर के अंदर दिया गया है। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के लिए बताया, संसाधनों के नियंत्रण पर, भाई देश के अंदर जो जो संसाधन हैं उन पर सरकार का नियंत्रण हो, भाई कैसे नियंत्रण हो, कैसे सब में उसका सही ढंग से बंटवारा हो, ठीक है ना। और देश की सीमा की सुरक्षा, भाई हमारी जो देश की बाउंड्रीज है, भाई कोई दूसरा देश अटैक ना कर दे। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे जो पड़ोसी देश वो बहुत अच्छे हैं, नहीं भाई, तो वो हमला ना कर दे, है ना, क्योंकि हर कोई ताक में बैठा रहता है। तो ये सब चीज़ों की जो सुरक्षा है, इनके लिए कौन काम करता है, सरकार करती है। क्यों करती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। भाई आज हम सुकून से अपने घर में सो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे बॉर्डर पर हमारे जो जवान है वो तैनात हैं, और वो हमें हर हमले से बचाएंगी। और इस चीज़ को ये प्रोसेस जो बना हुआ है, ये प्रोसेस बनी हुई है कि भाई बॉर्डर पर हमारे जवान हैं और वो हमें बचाएंगे। तो ये जो सुरक्षा का प्रबंध किसने किया, हमारी सरकार ने किया है, ठीक है ना। क्योंकि हमारी सरकार उनको, हमारे सिपाहियों को ट्रेनिंग देती है, सैलरी देती है, और भी बहुत ज़्यादा उनको सुविधाएं देती है, ताकि वो हमारी, इसीलिए तो भाई आम बंदा बिना किसी लोभ लालच के कोई भी बॉर्डर पर जाकर नहीं खड़ा होगा, ठीक है ना। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है, और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार क्या है, वो लॉज भी बनाती है, नियम बनाती है,
और भाई हमारे देश के नियम, जैसे सरकार ने कोई नियम बनाया है तो वो हमारे देश में रहने वाले, यानी अपनी सीमा का मतलब हो गया उस देश के अंदर रहने वाले लोगों पर लागू करती है जहाँ वो नियम बनाया गया है। ऐसा तो नहीं ना अमेरिका के जो कानून है वो हम पर लागू होंगे या हमारे जो कानून है वो इंग्लैंड वाले लोगों पर लागू होंगे, नहीं, क्योंकि इंडिया का कानून इंडिया में लागू होगा, अमेरिका का कानून अमेरिका में लागू होगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजें करती है, चीजों के लिए जिम्मेवार है। सरकार इतने काम करती है तो भाई उसकी अगर जो काम करेगा जिम्मेवारी भी तो काम करने वाला ही लेगा ना। तो सरकार ये सब काम कर रही है तो इन कामों की जिम्मेवारी चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, अगर काम गलत होता है तो उसकी जिम्मेवारी भी सरकार की है, और काम अच्छा होता है तो वाही जो मिलेगी उसकी जिम्मेवारी भी सरकार की होती है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार इतने सारे काम कैसे करती है? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। जो हमारे टॉपिक था ये आ गया सरकार के स्तर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेंटर की जो केंद्र सरकार है वो ही सारा काम हम संभाल लेगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो सरकार के कितने स्तर बताए गए यहाँ पर? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर आपकी सेंटर की जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, वो होती है। राज्य के स्तर पर आपके राज्य की, फिर जिस एक हमें पता है हमारे इंडिया के अंदर 28 यानी 28 राज्य हैं, ठीक है ना। तो उनमें उनकी सरकारें, राज्यों का काम कार्यभार अच्छे से चले भी राज्यों में तो उसके लिए राज्य सरकार है, क्योंकि एक केवल केंद्र सरकार ही सभी जगह जाकर अच्छे से काम नहीं कर सकती है, पर वो जो राज्य में जो सरकारें बनती हैं उनको शक्तियाँ देती हैं, उनको परमिशन देती है कि तुम वहाँ का काम अच्छे से संभालो, ठीक है ना, इस तरह से। और फिर राज्य सरकारें क्या करती है, वो स्थानीय स्तर पर जो जैसे आपके शहर हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, आपके राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट का जो अंदर, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव भी आ जाते हैं भाई। तो उन सब का उनको भी पावर मिली हुई होती है कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर या अपने अपने स्थानीय स्तर पर काम को संभालें, अपने जो उनके अंडर में जो एरिया आता है वहाँ के लोगों के लिए, उनके वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए कानून बनाए गए, उन कानून को, उन लॉज को लागू करवाएं, ठीक है ना, और उनकी जो नागरिकों की सुख सुविधाओं के काम है उनको वहाँ देखें। तो ये स्थानीय स्तर पर हो जाती है। तो सरकार कितने स्तर पर काम करती है आपकी? केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब अपने गांव, शहर या मोहल्ले से है, ठीक है ना। राज्य स्तर का मतलब जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा, असम, पंजाब, ये आपके स्टेट्स हो गए। तो सभी स्टेट, यहाँ स्पेसिफिक 2 स्टेट का नाम है तो इसका मतलब 2 स्टेट नहीं, सभी स्टेट्स आ जाते हैं। तो राज्य स्तर पर पूरे राज्य का ध्यान रखे, पूरे राज्य का काम करे। राज्य स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से, सॉरी, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध किससे? पूरे देश से है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। ये आगे की आपके चैप्टर्स है ना, उनमें अलग अलग आपको बताया जाएगा कि लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, वो अलग सब चैप्टर हैं। चलिए भैया आगे चलते हैं। यहाँ मैप दिया गया है भाई, इसके अंदर ये डिफाइन किया गया, समझाया गया है कि कितनी छोटे छोटे इतनी डिस्ट्रिक्ट्स है। इंडिया जो अपना इंडिया है, इंडिया में स्टेट्स के अंदर इतनी डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है, वो सब चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ स्टेट्स के बारे में बताया गया कि कौन सा स्टेट में कितने स्टेट्स हैं जहाँ सरकारें काम करती हैं। ये 2 मैप्स के अंदर यही बताया गया है। सरकार और कानून। अब चलिए भाई इसको पढ़ लेते हैं। सरकार कानून बनाती है, जैसा अभी हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि सरकार क्या करती है, कानून बनाती है। तो सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वो कानून मानने पड़ते हैं, ठीक है ना। केवल यही वह तरीका है जिससे भाई जब कानून बनाए जाए सभी लोग कानूनों को माने, तो यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। सीधी सी बातें समझिए। अब सरकार ने कानून बनाया है तो कानून बनाने की ताकत सरकार के पास है। अब वो कानून बनाने का फायदा क्या हुआ जब तक कि लोग उसे ना माने, तो लोगों को मानने के लिए फोर्स भी करे। सरकार के पास इतनी भी पावर होती है कि कानून मानने के लिए उन पर दबाव बनाया जाए। जैसे अब आपके लिए ये कानून बना दिया कि लाइसेंस मिलेगा आपको, या 18 साल की उम्र हो जाने पर आपको लाइसेंस मिलेगा और लाइसेंस मिलने पर ही आप गाड़ी चला सकते हैं। तो फिर अगर आप बिना लाइसेंस के, अब ये तो नियम बना दिए, सबको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी या बाइक चलाते हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा और आपको सजा काटनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, ये दबाव हो गया सरकार का। तो आप जुर्माने की डर से या आपको सजा मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा, इस डर से आप बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से इन्होंने ये बताया है।
कि कानून को तोड़ने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस तरह से सरकार कानून बनाती है और कानून को लागू करवाने का भी उनके पास शक्तियां होती हैं। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि कानून का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है, सरकार तो कार्रवाई करती है, पर उसके अलावा भी अगर जैसे कि अब आपको पता चला कि किसी काम के बारे में पता चला कि यहाँ कानून का पालन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सरकार कानून बनाती है और उनको लागू करवाती है, पर आप लोगों को यानी आम जनता को लगे कि यहाँ कानून का पालन सही ढंग से नहीं हुआ, तभी वे कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है, वह न्यायालय में जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा, तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। तो ये सब कौन करता है? ये सब भी आपकी सरकार का हिस्सा हो गया ना भी। जैसे न्यायालय है वो क्या है, वो भी सरकार का ही एक भाग है, तंत्र है ना, पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो सरकार अगर कोई कानून बनाती है और आपको पता चलता है कि इस कानून का पालन नहीं हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। सरकार के प्रकार, अब सरकार भी कई तरह की होती है, पर ये क्लास 6 का चैप्टर है, इसमें 2-3 टाइप्स ही बताए गए हैं। सरकार को निर्णय लेने, कानूनों का पालन करवाने या उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार, उस देश की सरकार कैसी है। अब हमने बता दिया सरकार ये काम करती है, वो काम करती है, सरकार के पास शक्ति है, सरकार कानून बनाती है, पर वो शक्ति किसने दी है सरकार को? सबसे पहले हमें यही बात जानना है। तो कि उस देश की सरकार काम कर रही है, तो उसको काम करने की पावर भी तो किसी ने दी होगी ना। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? ये आपकी सरकार किस तरह की, इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार की शक्ति देते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में क्या करते हैं, लोग ही तो अपने उम्मीदवारों को वोट देके जिताते हैं, है ना, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जाकर क्या करते हैं? सरकार का निर्माण करते हैं। जैसे अब हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है भाई, हम पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, हमारे जो MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम उनका चुनाव करते हैं। इंडिया के अंदर जो 18 साल से ऊपर की एज के लोग हैं, उन सबको वोट देने का अधिकार है, वो सब वोट देते हैं और फिर हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर पार्लियामेंट में, संसद में भेजते हैं, संसद के सदस्यों का चुनाव करते हैं और वो वहाँ जाकर क्या करते हैं? कानून और नियम बनाते हैं, है ना। तो हमने देना किसने दी? जनता ने तो पावर दी है। ये कहाँ होता है? आपके लोकतंत्र में, ठीक है ना। तो लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार भी बताना होता है। अब हमने अगर उनको चुन के भेजा है, तो वो उनकी जिम्मेवारी होगी कि वो गलत, जैसे भी जो भी डिसीजन लेते हैं, तो उसके बारे में अगर उन्होंने गलत डिसीजन लिया है, तो उसके बारे में वो जनता को सफाई भी देंगे, बताएंगे कि ऐसा ये गलत कदम उठाया है, या ये नियम, ये कानून बने हैं तो क्यों बनाए गए हैं, किस लिए बनाया है। वो जिम्मेवार हैं, किसके लिए? जनता के प्रति जिम्मेवार हैं। एक दूसरी तरफ की सरकार होती है जिसे राजतंत्री सरकार कहते हैं। राजतंत्र जैसे नाम से ही जाहिर हो जाएगा, राजा का राज, ठीक है ना, यानी कि राजा का बेटा ही नेक्स्ट राजा बनेगा। उसमें जनता का कोई वो नहीं होता, जो राजा का बेटा पैदा हो गया वो जनता का राजा बन गया, वही समझ गए ना। उसमें जनता का चुनाव या जनता अपने प्रतिनिधि को चुने, ऐसा कुछ नहीं होता है। और उसमें फैसला कौन लेता है? राजा या रानी लेते हैं, ठीक है ना। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है भाई। राजा के अपने खुद के मंत्री होते हैं, जिसको चाहे राजा अपना मंत्री बना सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भी चुन के जाएगा कोई वह। और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी वो समूह ही करता है, छोटा सा, ठीक है ना, जिसे वह अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते। जैसे हमने बताया था कि लोकतंत्र में तो क्या होता है कि सरकार कोई डिसीजन लेती है, कोई नियम बनाती है, कोई गलत काम कर देती है तो उसको सफाई देनी पड़ती है, पर यहाँ राजा या रानी को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। उन्होंने जो काम कर दिया वो कर दिया, वो किसी को सफाई नहीं देते, ठीक है ना। तो इसमें जो है निर्णय लेने का आधार राजा रानी खुद होते हैं, ना कि जनता, और ना ही उन्हें कोई किसी तरह की सफाई देनी पड़ती है। और लोकतांत्रिक सरकार, भारत एक लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पाने के लिए हमने, भाई भारत एक लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है, ठीक है ना। हमें पता होगा भाई, हमारा जब देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेजों का गुलाम था, कितनी मुश्किलों से, कितने लॉन्ग टाइम से, यानी 1857 से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतियाँ शुरू हो गई थी और 1947 यानी कि लगभग 100 साल, ठीक है ना, 100 में कुछ ही टाइम कम था, लगभग 100 सालों तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ करते रहे हैं, संघर्ष चलता रहा है, यातनाएं सहन करते रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो हमें पता है कि आज़ादी का क्या मतलब है।
जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं, ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। अब जब लोकतंत्र, भाई हमारा देश आजाद हुआ तो देश में सरकार कैसे बने इस बात पर भी तो चर्चा हुई होगी ना। तो सबको पता था भी लोकतंत्र होना चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए, हम किसी के गुलाम नहीं होने चाहिए, सीधी सी बात है। तो लोकतंत्र की मुख्य बात क्या है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति हो। पर ऐसा भी नहीं है कि भाई जनता ही सीधा राज करने लग जाए। अब जनता यानी कि इतने ज्यादा लोग हैं, इतनी आबादी है हमारी, तो सभी मिलकर तो एक जगह बैठ के सभी डिसीजंस तो नहीं ले सकते ना किसी भी मुद्दे पर। सभी सारे देश की जनता को एक जगह तो इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए क्या किया गया है कि सभी स्टेट से या सभी एरिया से जिस उनके क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुना जाए, है ना। और वो फिर संसद में बैठ के वो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजेगी। और संसद में बैठकर फिर वो देश के सभी नागरिकों के जिस एरिया से जो भी आपका प्रतिनिधि, जो भी आपका सांसद चुन के आया है, वो क्या करेगा, अपने एरिया की जनता है जो उनके पक्ष को रखेगा। और फिर उन सब को मतलब कि उन सब मुद्दों को ध्यान में रखकर या उन सब के जो विचार रखे हैं उनको ध्यान में रखकर फिर लोगों के हित के लिए कानून और नियम बनाए जाएंगे। ठीक है ना। इस तरह से लोकतंत्र सरकारें काम करती हैं और इसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। प्रत्यक्ष में वो होता है जो सब सामने बैठ के डिस्कशन करते हैं। तो इतना बड़ा देश है तो हमारे देश में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र है, जनता के चुने हुए लोग हैं, क्योंकि वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। अगर इस आपकी बार उन्होंने गलत कानून नियम है भाई देश जनता के हित में ना करके और जनता के खिलाफ काम कर दिए हैं, अपना भर लिया भाई, अपना सुधार कर लिया है नेताओं ने और जनता के खिलाफ जाकर जनता के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो अगली बार क्या करेगी जनता, उन्हें चुनाव में नहीं चुनेगी, है ना। तो इसलिए सभी जिस भी प्रतिनिधि को जनता चुन के भेजती है वो अपने एरिया की जनता के प्रति जो उसको वोट देते हैं अपने एरिया के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होता है। वो उनको सब बताता है कि मैंने ऐसा क्यों किया या क्यों नहीं किया। अगर कोई गलत कानून बनाया जाता है तो सरकार को सफाई देनी पड़ती है, सरकार जिम्मेवार होती है इन सब के लिए। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र को लोगों का ही शासन कहा जाता है। ठीक है ना। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। लोकतंत्र का एक विचार यह भी होता है मूलभूत, यानी कि इसका जो बेस है ना लोकतंत्र का, कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें, जो मैंने अभी आपको बताया। पर आज के समय में लोकतंत्र सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है ना। प्रतिनिधि लोकतंत्र है क्योंकि जो नियम और कानून बना रहे हैं वो लोग कौन है, जनता ने अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजे हैं। जो सरकार को चला रहे हैं, सरकार की संस्थाओं में जो बैठे हैं मंत्री बनकर, वो कौन है भाई, वो हमारे देश की जनता ने चुने हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए डायग्राम दिखाया गया है एक पोलिंग बूथ का, वोट जैसे मतदान केंद्र है और यहाँ पर इस बाबा को इंक लगाई जा रही है, ये वोट डाल के आए हैं। ठीक है ना। तो ये देख लीजिए सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं कौन, आपके चुने हुए प्रतिनिधि। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। भाई लोकतंत्र भी वो ही कहलाएगी जहां देश के सभी वयस्क नागरिक, एक उम्र फिक्स की जाती है, कहीं कहीं 18 साल, कहीं 19 साल हो, कहीं 21 साल हो। ठीक है ना। पर वो उम्र फिक्स कर दी गई है। उसके बाद जो वहाँ का नागरिक होता है उसे अडल्ट कहा जाता है, वयस्क कहा जाता है और वो वोट दे सकता है। ठीक है ना। तो वही सरकार लोकतांत्रिक होगी जहाँ सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार हो। पर ये अधिकार है ना अभी सभी को दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट, सिर्फ पुरुषों को, और पुरुष भी कौन से, जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी, केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया जाता था। जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी हो, ठीक है ना, कोई गरीब है या अनपढ़ है या औरतें, उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो एक गिने चुने पुरुष बनाते थे। अब उसमें प्रजातंत्र, जनता का राज कहाँ से आ गया भाई? सारी जनता ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। औरतों का तो कोई मतलब ही नहीं था। औरतें तो चाहे पढ़ी लिखी हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे ना हो, उसको तो वोट देने का अधिकार ही नहीं था। पुरुष भी कुछ गिने चुने जो पढ़े लिखे थे और
जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, सिर्फ वो ही। तो इसे क्या कहेंगे, कोई ये लोकतंत्र थोड़ा ही था। इसका मतलब है कि औरत, चलिए हमने पढ़ लिया, अभी औरत और गरीबों को या अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की और गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। जो गांधी जी थे उन्होंने, भाई जनता संगठित हुई अपनी परेशानी को लेकर। भाई उस टाइम हमारे जो नेता थे, ये जो जिसे हम अपना भला ये सोचते थे कि हाँ ये हमारे पक्ष में है, हमारे भले के बारे में सोचते हैं, जैसे हमारे गांधी जी थे, तो उनके पास गए और कहा कि भाई ये गलत व्यवहार हो रहा है, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि हम भी तो देश का पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है ना। तो उन्होंने जोर शोर से ये मांग उठाई और 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति नहीं है वो वोट नहीं दे सकता, लेकिन वही आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, नहीं, वोट वही दे सकता है जिसके पास संपत्ति है। और जिसके पास अच्छा चरित्र है, बस वो एजुकेटेड नहीं है, उसके पास कोई किसी तरह की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है उसे वोट दे, भाई वो भी वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने क्या गरीब होने का कोई गुनाह किया उसने? भाई गरीब होना कोई गुनाह थोड़ी है, गरीब है भाई, इसमें क्या उसका दोष थोड़ी है। ये थोड़ा सा देर कब इसको भी पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सरकार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। भाई पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी सरकार ने अपनी इच्छा से ये नहीं कहा कि चलो भाई सारी शक्ति जनता में बांट देते हैं। सब हर जगह तकरीबन संघर्ष ही हुआ है। यूरोप हो, अमेरिका में महिला और गरीबों के साथ सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। मतलब कि हर जगह संघर्ष चले हैं सभी ने, जो ये लोकतंत्र है या जो अधिकार पाए हैं ना, तो वो सब क्या है, संघर्ष करके, ठीक है ना, यातनाएं झेल के काफी लंबा संघर्ष करके अधिकारों को पाया है। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। किस टाइम? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ध्यान से समझिएगा। इस आंदोलन को महिला मताधिकारी आंदोलन कहते हैं कि महिलाओं ने मत अधिकार का, वोट देने के अधिकार के लिए भी संघर्ष किया था। अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में गए थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को भी करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। भाई जितने भी पुरुष थे सभी बॉर्डर पर भेज दिए गए, पर देश के अंदर बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको सिर्फ आदमी कर सकते थे, तो उन कामों को करने के लिए औरतों को बुलाया गया और औरतों ने उन कामों को बहुत अच्छे ढंग से किया। तब आदमियों की जो थे उनकी आंखें खुली कि भाई औरतों में भी इतनी कैपेसिटी है, इतनी एबिलिटी है कि वो इन कामों को अच्छे से कर सकते हैं। वरना पहले औरतों का सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर स्टेट में, हर कंट्री में या हर जगह बुरा हाल था। भाई औरतों को हमेशा आदमियों से कमजोर समझा जाता था। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में हमारी कितनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई थी, कि हम कितना गलत सोचते थे कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने के समान रूप से योग्य माने जाने लगा। फिर माना जाने लगा कि भाई हाँ, जब औरतें सभी काम कर सकती, पुरुषों के बराबर सभी तरह के काम, चाहे वो मेंटल एबिलिटी हो चाहे फिजिकल एबिलिटी के हों, तो फिर क्या है, औरतें भी हर तरह के जो निर्णय लिए जाएंगे देश के विकास के, तो उनमें भी औरतों का सहयोग होना चाहिए। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। जो वो औरतें थी जिन्होंने ये आंदोलन किया, तो उन्होंने ये मांग की कि सभी औरतों को, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ आंदोलन में भाग ले रही थी उन्हीं औरतों का अधिकार मिले, नहीं, सभी औरतों को वोट देने का अधिकार मिले, उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोह की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शित किया, कि उन्होंने दिखाया कि हम बेड़ियों में जकड़े हुए, हमें आज़ाद किया जाए, हमें भी ये जो अधिकार हैं दिए जाए। बहुत सी महिलाएं जेल गई, भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में कुछ साल बाद 1928 में मिला था। चलिए भाई, ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए बोलते हुए काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। आपको अगर कहीं लगे कि हाँ भाई थोड़ा सा वर्ड्स को आगे पीछे बोला गया है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।